कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इस वीडियो सीरीज में आज का टॉपिक है प्रोसीजर अंडर सीआरपीसी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब कोई कंप्लेंट दर्ज की जाती है या फिर कोई एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड अंडर सीआरपीसी टिल आइदर द पर्सन इज डिस्चार्ज्ड, एक्विटेड और कन्विक्टेड। तो हम इस सबका एक ओवरव्यू इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। Let's start. Hello everyone, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. Before moving further, I'll ask you to subscribe to our channel. Click the bell icon to stay tuned with such conceptual videos and other exam related information. You can write to us on this email ID. You can also call us on this number and you can also choose to visit our website. अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले एक चीज देखिए, इन इनिशिएशन ऑफ अ क्रिमिनल केस वी टॉक अबाउट टू केसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट एनी वारंट। इसका मतलब वो इतना ग्रेव ऑफेंस है कि पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, वो जाकर पहले ही एक्यूज को या फिर सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर फॉर माइनर ऑफेंसेस जिनके लिए एक मजिस्ट्रेट से वारंट लेना जरूरी है, देन ओनली द पुलिस कैन गो एंड अरेस्ट द पर्सन। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या किया जा सकता है। So if there is a commission of a cognizable offense, तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए पुलिस को। Either a complaint is made to the police or FIR is registered directly by the police. अब इसमें दो केसेस हैं। अगर पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए मान जाए तो क्या होगा, और अगर पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए नहीं मानती, पुलिस कंप्लेन या FIR नहीं लिखती तो क्या होगा। सेकेंड पार्ट को हम बाद में समझेंगे कि अगर पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पुलिस ने FIR लिख ली है, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस जाकर एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। द एक्यूज्ड इज अरेस्टेड इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंक्लूड्स दैट द ऑफेंस इज कमिटेड। तो जब FIR लिखी गई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, उसने ये कंक्लूड किया कि हाँ कुछ ऑफेंस हुआ है, सो ही गोज एंड अरेस्ट द एक्यूज्ड। देन द एक्यूज्ड can be kept in police custody or judicial custody as ordered by the judicial magistrate. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस है। तो अब एक्यूज्ड या तो पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है। देन द एक्यूज्ड कैन अप्लाई फॉर बेल। तो ये जो रेड में लिखा है ये उसकी बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड लिखा है। The accused will apply for the bail application before the competent authority, which may be judicial magistrate of first or second class or session judge. अगर बेल ग्रांट कर दी गई तो एक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा, एंड इफ द बेल इज डिनाइड देन द एक्यूज विल रिमेन इन कस्टडी, और उसके बाद वो उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेल विल बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन मजिस्ट्रेट हैज रिजेक्टेड इट। इट विल बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट व्हेन इट इज रिजेक्टेड बाय सेशन कोर्ट, and it will be filed before Supreme Court when it is rejected by High Court. तो ये तो था बेल का प्रोसेस अगर जो वो accused अरेस्ट हो चुका है। इसमें एक और चीज है which is here which I am marking point 2. The accused can apply for anticipatory bail. Anticipatory bail क्या है? accused को लग रहा है he can anticipate कि वो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाला है, तो वो पहले ही क्या करता है, एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता है। सबसे पहली चीज, ये सेशन जज या फिर उसके ऊपर वाले कोर्ट्स में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई हो सकती है। अब अगर सेशन जज ने उसके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, देन ही कैन अप्लाई फॉर दैट बिफोर हाई कोर्ट, एंड इफ हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और या तो वो पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन। द सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस। द पुलिस विल ट्राई टू कलेक्ट एविडेंस, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड विटनेस एंड इवन गो फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, फॉर DNA, फॉर फिंगरप्रिंट्स, फॉर ऑल दी साइंटिफिक एनालिसिस द पुलिस विल टेक नेसेसरी स्टेप्स। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी पुलिस से,
देन इट विल बी एस्टैब्लिश्ड कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है. इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, ऑफेंस इज कमिटेड बाय द एक्यूज. ये पता चल गया कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है. इन दैट केस चार्ज शीट इज फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट. अब मजिस्ट्रेट के पास चार्ज शीट फाइल की जाएगी एंड देन आर्ग्यूमेंट्स विल बी देयर बिफोर द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. प्रोसिक्यूशन अपने पॉइंट्स बोलेंगे, डिफेंस अपने पॉइंट्स बोलेंगे, क्या क्या चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, क्या क्या नहीं किए जा सकते हैं, उस चीज पे आर्ग्यूमेंट्स होंगी. अब आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये लगता है कि चार्जेस कोई बन ही नहीं रही हैं. इन दैट केस द एक्यूज्ड इज रिलीज्ड. अब इसमें एक ये चीज देखिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, इन दैट केस द केस क्लोजर इज फाइल्ड. अगर ऑफेंस किया है तो चार्जशीट फाइल की जाएगी, अगर ऑफेंस नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है, तो केस क्लोजर इज फाइल्ड. अब हम आते हैं कि चार्जेस फ्रेम करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं. इन दैट केस अगर कोई सॉलिड चार्जेस नहीं बनते हैं तो एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है. अगर चार्जेस बन जाते हैं, इफ द चार्जेस आर फ्रेम्ड, then what will be done? In that case, two things can be done. अगर लग रहा है एक्यूज्ड को कि चार्जेस ठीक से फ्रेम नहीं हुए हैं, गलत चार्जेस फ्रेम हुए हैं, then a revision petition can be filed against the order of session court before the high court. और जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, when the charges have been framed, we say the trial has begun. तो ट्रायल begins at the stage of framing of charges. तो अब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, चार्जेस की रिवीजन भी हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है. नाउ ट्रायल विल बिगिन बिफोर द कोर्ट. बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द प्रोसिक्यूशन, सो दे विल प्रेजेंट द एविडेंस. एक्यूज ने क्राइम किया है नहीं किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ पहले प्रोसिक्यूशन पर है, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगा. देयर विल बी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द काउंसिल ऑफ द एक्यूज्ड. Then there will be compulsory examination of the accused by the court. Then there will be submission of evidence by the accused. Then cross-examination of witnesses by the counsel of prosecution. तो अब accused ने भी अपने evidence दे दिए हैं, उनको cross-examine भी कर लिया गया है. Then there will be conclusion of evidences submitted, oral arguments and submission of memorandum of arguments. और सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा. अब अगर कोर्ट को पूरे ट्रायल के बाद ये लगता है कि एक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया है, देन ही विल एक्विट द एक्यूज, अदरवाइज द एक्यूज विल बी कन्विक्टेड एंड देन देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट. कितना पनिशमेंट एक्यूज को मिलना चाहिए. इन केस द एक्यूज इज एग्रीव्ड और द अदर पार्टी इज एग्रीव्ड, देन दे मे अपील टू द हायर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो ये था व्हेन देयर इज कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब हमें दो चीजें और पढ़नी है. इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द कंप्लेन और देयर इज अ कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो इन दोनों केसेस में अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया है, देन इन दैट केस द पर्सन मे गो एंड फाइल अ प्राइवेट कंप्लेन बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. तो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने जाकर वो एक प्राइवेट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑफेंडर एंड देन the court will inquire into the matter, will take cognizance of the offence and they may order the police for FIR registration if a criminal complaint is filed. And if there is a commission of non-cognizable offence, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मतलब कोई छोटा मोटा ऑफेंस है, देयर इज नॉट अ ग्रेव ऑफेंस. In that case, bail can be granted by the police as a matter of right, provided the accused is arrested. And a private complaint can be filed against the offender before a competent court mentioning कि एक non cognizable offence हुआ है. Court will inquire, court will take cognizance of the offence, then preliminary inquiry will be done by the court and the accused can be summoned provided there is prima facie evidence that he is guilty. सामने से ही लग रहा है prima facie evidence is there that the accused is guilty. In that case, during preliminary inquiry, the accused can be summoned. The court may grant bail in case of non-cognizable offence and court can start the trial of commission of offence. तो बेल ग्रांट कर दी है, उसके बाद कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, अब ट्रायल स्टार्ट हो सकता है. और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद ये वही प्रोसीजर होगा जो हमने यहाँ देखा है. ये सारा प्रोसीजर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद हो सकता है. So I hope through this video you are able to understand the entire procedure अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसके साथ ही ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस पे क्लिक करने पर दिस विल डायरेक्ट यू
to one such page. कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे कि पेज पर. यहाँ पर आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये फ्लो चार्ट मिल जाएगा. And you can also take a quiz which is related to whatever we have discussed in this video. This will help you revise and analyze how much you have understood from this video. I hope these concepts पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज इज हेल्पफुल टू यू. आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई ट्राई टू टेक देम अप एज सून एज पॉसिबल. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी एट iExamB help you prepare 50% faster. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. थैंक यू. Thank you.